हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्जाम टारगेट चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कल से आगे पढ़ना शुरू करेंगे और आज जो पहला टॉपिक है वो है आकाश गंगा। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे। गैलेक्सी। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः आकाश गंगा का जो निर्माण होता है वह लाखों तारों और ग्रहों से मिलकर होता है। आकाश गंगा का निर्माण किससे होता है? उसमें लाखों तारे और ग्रह शामिल होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मांडी धूल और विखंडित पदार्थ भी होते हैं। उनसे मिलकर आकाश गंगा का निर्माण होता है और आकार के आधार पर आकाश गंगा को 3 भागों में बांटा जाता है। आकाश गंगा को 3 भागों में। परिभाषा सामान्यतः क्या है कि आकाश गंगा किससे निर्मित होती है? लाखों तारों और ग्रहों से मिलकर होती है। आकार के आधार पर आकाश गंगा 3 प्रकार की होती है। वृत्ताकार आकाश गंगा, वृत्ताकार आकाश गंगा, सर्कुलर गैलेक्सी। वृत्ताकार आकाश गंगा, सर्कुलर गैलेक्सी। दूसरी सर्पाकार आकाश गंगा और तीसरा है अनिश्चित आकार की आकाश गंगा। अनिश्चित आकार की आकाश गंगा। आकाश गंगा के कितने प्रकार हो गए? वृत्ताकार आकाश गंगा, सर्पाकार आकाश गंगा, अनिश्चित आकार की आकाश। वृत्ताकार आकाश गंगा सर्कुलर गैलेक्सी, सर्पाकार आकाश गंगा स्पाइरल गैलेक्सी और तीसरी जो है वह है अनिश्चित आकार की आकाश गंगा। वृत्ताकार आकाश गंगा जैसा कि आकाश गंगा है तो वृत्ताकार आकाश गंगा का भी निर्माण लाखों तारों और ग्रहों से मिलकर होता है और सामान्यतः वृत्ताकार आकाश गंगा लगभग गोल होती है और उसके केंद्रीय भाग में तारों और ग्रहों की संख्या सर्वाधिक होती है और जैसे जैसे किनारों पर पहुंचते हैं तारों और ग्रहों की संख्या कम होती जाती है। वृत्ताकार आकाश गंगा का निर्माण किससे होता है? लाखों तारों और ग्रहों से होता है और यह सामान्यतः देखने में कैसी दिखाई पड़ती है? गोल दिखाई पड़ती है। अगर इसके पार्श्व में खड़े होकर देखें तो यह उत्तल लेंस या फूली हुई रोटी के समान दिखाई पड़ती है। उत्तल लेंस या फूली हुई रोटी के समान दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके केंद्रीय भाग में तारों और ग्रहों की संख्या सर्वाधिक होती है और किनारे वाले हिस्सों पे जैसे जैसे जाते हैं तारों और ग्रहों की संख्या घटती चली जाती है और यह पूरी आकाश गंगा इसके केंद्र से होकर जाने वाले काल्पनिक अक्ष के परितः घूर्णन करती है। अर्थात इस आकाश गंगा के जितने भी पिंड हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, सब इस आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाते रहते हैं। और दूसरी आकाश गंगा है सर्पाकार आकाश गंगा। सर्पाकार आकाश गंगा का भी निर्माण लाखों तारों और ग्रहों से मिलकर होता है। सर्पाकार आकाश गंगा का भी निर्माण लाखों तारों और ग्रहों से मिलकर होता है। सर्पाकार आकाश गंगा के केंद्र में तारों और ग्रहों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है और वहां से भुजाएं निकली हुई होती हैं। वहां से भुजाएं निकली हुई होती हैं। भुजाएं भी तारों और ग्रहों से मिलकर निर्मित होती हैं। भुजाएं भी तारों और ग्रहों से मिलकर निर्मित होती हैं। सर्पाकार आकाश गंगा का एक केंद्र होता है
जिसमें तारों और ग्रहों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है और वहां से भुजाएं निकली हुई होती हैं। सर्पाकार आकाश गंगा में कितनी भुजाएं होंगी यह निश्चित नहीं होता है। सर्पाकार आकाश गंगा के इस केंद्र को बल्ज के नाम से जाना जाता है, बल्ज के नाम से जाना जाता है। हमारा सौर मंडल भी जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका भी आकार सर्पाकार है, और जिस सर्पाकार आकाश गंगा की एक भुजा में एक बिंदु पर हमारा सौर मंडल स्थित है, सोलर सिस्टम सौर मंडल स्थित है, उस आकाश गंगा को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। यानी हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? मंदाकिनी के नाम से पुकारा जाता है। और हमारी आकाश गंगा यानी मंदाकिनी के सर्वाधिक नजदीक जो दूसरी आकाश गंगा है वह है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा या इसी को देवयानी के नाम से जाना जाता है। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के सर्वाधिक नजदीक जो दूसरी आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोमीडा या देवयानी के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी से या कहिए कि सौरमंडल में खड़े होकर आकाश गंगा का एक ही भाग दिखाई देता है। मंदाकिनी से आकाश गंगा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है जिसे दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है, जिसे दुग्ध मेखला मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी से आकाश गंगा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है जिसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम 1951 में डब्ल्यू मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि हमारी आकाश गंगा में तीन भुजाएं हैं। हमारी आकाश गंगा में तीन भुजाएं हैं। हमारा सौरमंडल उस आकाश गंगा की मध्य वाली भुजा में स्थित है जिसे ओरियन आर्म के नाम से जाना जाता है। जिस भुजा में हमारा सौरमंडल स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? ओरियन आर्म के नाम से जाना जाता है, ओरियन आर्म। जिस आकाश गंगा की जिस भुजा में हमारा सौरमंडल स्थित है उसे किसके नाम से पुकारा जाता है? ओरियन आर्म के नाम से पुकारा जाता है। और सौर मंडल से आकाश गंगा के केंद्र की तरफ देखने पर एक भुजा दिखाई देती है जिसे सैगिटेरियस आर्म के नाम से जाना जाता है, जिसे सैगिटेरियस आर्म के नाम से जाना जाता है, सैगिटेरियस आर्म के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल से अंतरिक्ष की ओर देखने पर एक भुजा दिखाई पड़ती है जिसे पर्सियस आर्म के नाम से पुकारा जाता है, पर्सियस आर्म के नाम से पुकारा जाता है। यानी हमारे सौरमंडल में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं। इसे सर्वप्रथम डब्ल्यू मॉर्गन ने 1951 में बताया कि हमारी आकाश गंगा में तीन भुजाएं हैं। जिस भुजा में हमारा सौरमंडल स्थित है उसे ओरियन आर्म के नाम से जाना जाता है, और जिस भुजा में हमारा सौरमंडल स्थित है वहां से आकाश गंगा के केंद्र की तरफ देखने पर जो भुजा दिखाई देती है उसे सैगिटेरियस आर्म के नाम से जाना जाता है।
और सौरमंडल से बाहर की तरफ देखने पर या कहिए अंतरिक्ष की तरफ देखने पर जो भुजा दिखाई देती है उसे पर्सियस आर्म के नाम से जाना जाता है। और तीसरी आकाशगंगा हम लोगों ने देखा था अनिश्चित आकार की आकाशगंगा, अनिश्चित आकार की गंगा। इस प्रकार की आकाशगंगाओं का आकार निश्चित नहीं होता है या उन्हें कोई नाम नहीं दिया जा सकता है, तो उन सबको अनिश्चित आकार की श्रेणी में रख दिया जाता है। और अब हम लोग देखेंगे कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। सब सारी परिकल्पनाएं हैं, कोई भी सिद्ध नहीं, सिर्फ हाइपोथेसिस है सब। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, क्योंकि जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुई होगी उसी समय हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। ऐसे में सौरमंडल की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं को पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं के नाम से पुकारा जा सकता है। तो हम लोग सिर्फ देखेंगे, वहां पूछा क्या जाता है हमारी परीक्षा में कि इस परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है। परीक्षा के विषय इतना ही अनिवार्य है, और बाकी जब हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि किस संकल्पना में क्या कहा गया। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ यह जान लेना आवश्यक है कि किस परिकल्पना के प्रतिपादक कौन विद्वान है। तो हम लोग देखते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति एक पिंड से हुई है। सौरमंडल की उत्पत्ति एक पिंड से हुई है। जो कहते हैं कि एक पिंड से हुई है उसे अद्वैतवादी संकल्पना कहते हैं। अद्वैतवादी परिकल्पना। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति दो पिंडों से हुई है। उन्हें द्वैतवादी संकल्पना के नाम से जाना जाता है। द्वैतवादी परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति एक पिंड से हुई है, तो उसे अद्वैतवादी परिकल्पना, मोनोलिस्टिक हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। और जो विद्वान कहते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति दो पिंड से हुई है, उन्हें द्वैतवादी संकल्पना के नाम से जाना जाता है। ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग देखें तो द्वैतवादी परिकल्पना में आ जाते हैं। एक परिकल्पना है कांट की गैसीय संकल्पना, या कांट की गैसीय, या कभी कभी इसको लिखा रहता है वायव्य। कांट की गैसीय परिकल्पना कैसी परिकल्पना है? अद्वैतवादी परिकल्पना है। कांट महोदय ने गैसीय परिकल्पना, या आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल की उत्पत्ति, या कभी कभी इसको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रूप में भी पूछ लेते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति की गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? कांट महोदय ने किया है। दूसरी अद्वैतवादी संकल्पना है लाप्लास की नेबुला संकल्पना। लाप्लास की नेबुला संकल्पना, लाप्लास की नेबुला परिकल्पना, लाप्लास की नेबुला परिकल्पना, या सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति की नेबुला परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? लाप्लास महोदय ने किया है। और द्वैतवादी परिकल्पना में हम लोग देखते हैं तो जेम्स जीन्स की ज्वारीय संकल्पना। क्या है? जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना,
या ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? जेम्स जीन्स महोदय ने किया है। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स महोदय ने किया है। दूसरी परिकल्पना जो है द्वैतवादी में, चेम्बरलिन की ग्रहाणु संकल्पना। चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना, चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। परिकल्पना को हम लोग इधर से नीचे से देखते हैं। तीसरी परिकल्पना है रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। सौरमंडल की उत्पत्ति की द्वैतारक परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया है? रसेल महोदय ने किया है। होयल तथा लिटिलटन ने सुपरनोवा परिकल्पना दिया। होयल तथा लिटिलटन होयल तथा लिटिलटन की सुपरनोवा परिकल्पना। सुपरनोवा परिकल्पना। और एक अगली परिकल्पना है ऑटो जे स्मिड की अंतर तारक धूल या उल्का पिंड परिकल्पना। कुछ महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं थी जो हम लोगों ने देखा कि द्वैतवादी परिकल्पना जो सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित हैं या पृथ्वी की उत्पत्ति, जिसमें गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन कांट महोदय ने किया है। नेबुला या निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन लाप्लास महोदय ने किया है। और द्वैतवादी परिकल्पना में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स महोदय ने किया है। और ग्रहण परिकल्पना चेम्बरलिन महोदय ने किया है। और रसेल महोदय ने द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। होयल तथा लिटिलटन ने सुपरनोवा परिकल्पना दिया और ओटो जे स्मिड ने अंतर तारक धूल या उल्का पिंड परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस तरह हम लोगों ने देखा कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ ये परिकल्पनाएं हैं जो हमसे परीक्षा में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में हमारा सूर्य है और उसके चारों ओर 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों से संबंधित कुछ एक साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। सबसे बड़ा छोटा तो हम याद कर लेंगे, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे छोटा कौन है? 20 से उठा के 4 दे दिया। तो इस तरह से हम पहले तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे सबका, फिर उसके बाद एक एक ग्रह के बारे में, उस ग्रह की प्रकृति कैसी है, वहां गैसें कैसी हैं, उसके उपग्रह कितने हैं, इन या उस ग्रह के लिए कोई मानव मिशन भेजा गया, उसकी जानकारी, उसके अध्ययन के लिए, इन सब के बारे में इसके बाद हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करें।